इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सदियों से विवादों के घेरे में हैं। नायक या खलनायक, भक्त या अभिमानी, स्वर्ण नगरी का राजा रावण हो या चाणक्य की राजनीति, हर किरदार की एक ऐसी कहानी जो अब तक अधूरी है। आइए चरित्र में जाने इतिहास और धर्म के इन विवादित किरदारों के अनकहे पहलुओं के बारे में। चरित्र, जहां कहानियां नायक और खलनायक से परे है। कहते हैं लीडरशिप क्वालिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, उसके पास कितना ज्ञान है, उसके पास कितनी डिग्रियां हैं। इससे उसकी समझदारी को तोला जाता है। और ये समस्या केवल आज की नहीं है, ये समस्या काफी वक्त से चली आ रही है। और इसका एक उदाहरण है दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत ज्ञानी, था तो बहुत समझदार, लेकिन उसे फिर भी वाइस फूल किंग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में कई शासक ऐसे हुए जिनकी नीतियां उनके समय से आगे थी, लेकिन जब वो जमीन पर उतरते तो या तो मिसाल बनी या तो मजाक। आज चरित्र में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक सुल्तान की जो अपने फैसलों से इतिहास के पन्नों में पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिला जुला प्रतीक बन गया। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का 5वां शासक जो 1325 में गद्दी पर बैठा। उसे पढ़ा लिखा, दार्शनिक और धर्मों के बारे में गहराई से सोचने वाला शासक कहा जाता है। अरबी, फारसी, संस्कृत और यूनानी भाषा में उसकी रुचि थी। वो आगे सोचने वाला शासक था, लेकिन उसके कई फैसले उसे विवादित और असफल शासक की श्रेणी में ले आए। तो आखिर क्यों विवादित है मोहम्मद बिन तुगलक, आइए जानते हैं। हम आज बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपने अच्छे और दूरदर्शिता निर्णयों की वजह से तो जाना गया, लेकिन वही निर्णय असफल रहे। उसके प्लानिंग्स थे तो बहुत अच्छे, लेकिन जब तक वो जमीन पर आते थे वो काफी असफल रहते थे। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों मोहम्मद बिन तुगलक को आज उनकी नाकामियों की वजह से और जनता के बीच में जो वो विवादित चरित्र बन के रह गए, इसके बारे में जाना जाता है। तो आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं इतिहास के अच्छे जानकार सत्येंद्र सिंह जी, जो कि हमारे आज के गेस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आज हम आपसे सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि उन्हें इन विवादों की वजह से जाना जाता, तो क्या था वो विवाद जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को वाइज फूल किंग के नाम से जाना गया? मोहम्मद बिन तुगलक मेडिवल हिस्ट्री का अगर हम उठाते हैं और खिलजी के बाद अगर हम लेके हिस्ट्री को आगे बढ़ते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने पूर्ववर्ती सभी शासकों से बहुत ज़्यादा लिटरेट पर्सन था। उसको अरबी, फारसी, उसको मतलब एक तरह का जो कि इसमें के प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं ना, उस तरह से उसका नॉलेज था अरबी और फारसी का। लेकिन वो आपने बोली है कि एक बात की पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ नहीं होता है। आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कब क्या डिसीजन लेना है, वो अगर आपके पास नहीं है तो किताबी कीड़ा अच्छा शासक नहीं बन सकता है। सेम चीज़ मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लागू होती है। ऐसा दूरदर्शी शासक जो जब वो राजा नहीं बना था, सुल्तान नहीं बना था, तो उसने ऐसी नीतियाँ लागू की थी अंडर काम करते हुए सुल्तानों के। ऐसे नहरों को जोड़ना उसका सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट देखा जाता है। डाक व्यवस्था में सुधार करना उसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट देखा जाता है उस समय का, जो कि उस समय के लोगों ने सोचा तक नहीं था इन चीज़ों को करने के लिए। एक बहुत हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति था, लेकिन गलत टाइम पे गलत निर्णय उसने लिए, और उसका निर्णय लेने के पीछे जो उसका उद्देश्य था बहुत सही था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत टाइम पे गलत निर्णय लिया गया तो सफलता नहीं मिल पाती है। सेम चीज़ उसके साथ हुआ। बिल्कुल। तो जो उनका पूरा 25-26 साल का जो उसका शासन था, वो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के कई ऐसे निर्णय जिनकी वजह से वो विवाद में बने रहे। इसमें सबसे बड़ा जो विवाद था कि उनका राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का जो फैसला था, तो इसके पीछे उनकी क्या सोच थी और ये विवाद क्यों बढ़ता गया? देखिए, उनका जो कैपिटल चेंजेस का प्लान था ना, वो बेसिकली उसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है। पहले जब शासन को संभाले, गद्दी पे आए, उन्होंने देखा कि यार प्रजा बहुत मतलब थोड़ा सा डैमेज थी, दुखी थी,
तो प्रजा को सुखी करने के लिए तमाम जो उनके आइडियाज़ थे नए नए जो उन्होंने पढ़े थे किताबों में, उसको लागू करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने क्या किया कि चलो एक काम करते हैं कि जनता के ऊपर टैक्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। भाई पैसे आएंगे तो खर्च कर देंगे, करेंगे अपने जनता के कल्याण के लिए। उन्होंने यही किया, लेकिन उनकी टाइमिंग गलत थी। जब उन्होंने टैक्स को बढ़ाया तो उस समय कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई हुई थी। अब उस समय जनता वैसे ही त्राहिमाम कर रही थी, सूखा पड़ गया था उस समय, जनता वैसे ही त्राहिमाम कर रही थी। अब वहाँ उन्होंने क्या किया, टैक्स को, लैंड टैक्स को बढ़ा दिया। लैंड टैक्स तो बढ़ाया ठीक है, उन्होंने वाटर पे भी टैक्स लगा दिया। अब चूंकि सूखा वैसे ही पड़ा हुआ था, अब वाटर पे टैक्स जब लगा तो जनता अब त्राहिमाम कर गई। अब हुआ यूं कि जनता किसानी छोड़ करके डाकू बन गई, चोर बन गई, लूट मार करने लगी। अच्छा, ये कुछ समय तक चला। बाद में खिलजी इनको तुगलक को रियलाइज़ हुआ हमें तो गलत कर दिया यार। जब गलत कर दिया तो बोले चलो ठीक है, अभी अपने फैसले को जो हम क्या करते हैं वापस ले लेते हैं। तो उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए फैसले को वापस लिया, और यहाँ तक कि जो ज़्यादा कर वसूला गया था वो कर भी उसने जनता को वापस कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वो समय निकल गया, जनता परेशान हो गई। अब लोगों को क्या लगने लगा कि जिस राजा का हमने वेलकम किया था कि इतना इलिटरेट पर्सन हमारा शासक बन रहा है, तो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठेगा जनता का। हो रहा है उल्टा। तो जनता धीरे धीरे इनसे परेशान होना शुरू हो गई। अच्छा, ऊपर से दिल्ली कैपिटल था, तो ऊपर से मंगोलों का आक्रमण। तो दोनों बातें, इतना तुगलक परेशान हो गया था कि यार बार बार मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, उनसे हम झेल रहे हैं, फिर ये दिल्ली की जनता हमारा साथ नहीं दे रही है, वो विद्रोह पे खड़ी हो गई है। एक काम करते हैं कि चलो अपनी कैपिटल को ही बदल देते हैं, ना रहेंगे ना परेशानी झेलनी पड़ेगी हमको। एक चीज़ और था, उस समय चूँकि मुगल शासक जो है वो साउथ तक भी आ गया था शासन, तो उसने भी सोचा कि चलो अगर हम थोड़ा सा और साउथ की साइड में शिफ्ट होते हैं तो हम साउथ के राज्यों पे भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये 2-3 कारण थे कि उसने सोचा कि चलो ठीक है, अभी अपने कैपिटल को ही हम लोग चेंज कर देते हैं। बट सडनली फिर वही हुआ उनका, समय के हिसाब से निर्णय उन्होंने नहीं लिया। एक तो समय क्या था, गर्मी का मौसम था। अच्छा, भीषण गर्मी अपने भारत में पड़ती है उस समय, गर्मी का। और जब उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने क्या सोचा कि एक एक वस्तु, व्यक्ति, जानवर, पशु, पक्षी जितने भी हमारे कंट्रोल में हैं, हम सबको शिफ्ट करेंगे। अच्छा, ये डिसीजन भी बहुत गलत था। भाई कैपिटल चेंज होता है तो ठीक है, आप अपनी अफसरों को ले जाइए या बाकी चीज़ों को लेके जाइए, लेकिन उसने पशु पक्षी तक, गाय भैंस बकरी सबको बोला सबको चलना है मेरे साथ। अब उसमें अंधे भी थे, लंगड़े भी थे, मतलब एवरीबॉडी, कोई वहाँ रुकना नहीं चाहिए दिल्ली में। लेके निकल पड़े। अब जब निकले, गर्मी का मौसम, और जब तक वो दौलताबाद तक आते हैं तो रास्ते में बहुत सारी रुकावटें पड़ती है। थार का मरुस्थल पड़ता है, गर्मी का मौसम, थार का मरुस्थल, कितना गर्मी होगा वहाँ पे, हीट होगी। फिर आपको नर्मदा है वो पार करना पड़ेगा उनको, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनको पार करना पड़ेगा उनको। ये करते करते जब तक वो दौलताबाद पहुँचे तो पूछा भाई अपने उससे कि भाई क्या हुआ, क्या कंडीशन है? तो बोले साहब आधे तो मर गए रास्ते में ही। तो बोले अच्छा आधे मर गए? बोले हाँ आधे मर गए साहब, क्योंकि लंगड़े हैं, वो हैं। एक इब्न बतूता पुस्तक में जो उनका उस समय था, उसमें एक प्रसंग आता है कि जो लंगड़े थे उसको तो इसने मरवा दिया था। हाँ। कि भाई कौन लेके जाए इन लोगों को, वहाँ तक चल पाते नहीं थे, और अंधों को घोड़े के पीछे रस्सी से बांध दिया था ताकि वो अंधे चूंकि रास्ता देख नहीं पाएंगे, हाँ चल सकते हैं तो पकड़ के घोड़े के पीछे रस्सी में चले वो, और तब तक वो चले जब तक वो गिर के मर नहीं गए। तो उसने पूछा क्या हुआ, कितने लोग आए यहाँ तक पहुँचे? तो सब आधे तो मर गए। तो बोले तो गलत हो गया यार अपना। फिर कुछ दिन तक वहाँ रहे, वो शासन रहे, लेकिन फिर वही है कि वो जहाँ वो पले बढ़े, जहाँ वो उनको दिल्ली की याद आने लगी बहुत ज़्यादा। तब बोले नहीं यार तो गलत हो गया हमसे, अब वापस दिल्ली चलते हैं अपने। तो ठीक है, फिर वापस वो दिल्ली के निकले। अब जब दिल्ली के निकले तो आने में आधे मरे थे और जाने में भी वही सेम कंडीशन है। कब आप क्या निर्णय लेते हैं और कैसे लेते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ आपकी सफलता इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ उनके अंदर बेसिकली नहीं थी। हाँ। जनता और परेशान उनसे होती चली गई इन चीज़ों को लेकर के। तो ये पूरी एक कहानी जो आती है कि दिल्ली से दौलताबाद, ये मुहावरा भी
इन्हीं के टाइम से फेमस हुआ बेसिकली। अगर आज हम सुनते हैं तो वो उस दौरान बहुत दुखद रहे होंगे, लेकिन कभी कभी इन चीज़ों को सुनकर हंसी भी निकल आती है कि कोई एक लीडर इस तरह कैसे डिसीजंस ले सकता है। लेकिन वही बात है जो आपने कही कि सिर्फ पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है, साथ साथ आप में प्लानिंग्स करने की कितनी क्षमता है, डिसीजंस आप किस तरह से लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ में एक और एक किस्सा जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड हम सभी ने सुना भी होगा कि उनका एक और निर्णय था, आर्थिक निर्णय था वो, जो उन्होंने सिक्कों को बदल दिया था। हाँ। शायद तांबे और पीतल के कर दिए थे, तो उससे भी काफी लोगों को भी परेशानी हुई थी और उनके शासन पर भी इसका बहुत असर हुआ था। तो क्या था एक्चुअली में 1329 में जब वो शासन कर रहे थे तो उनको लगा यार कि जो खुदाई हो रही है बहुत महंगी पड़ रही है मुझे, और चांदी पूरा प्रॉपर निकल नहीं पा रही थी खुदाई से। तो सोचा कि अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, भरपाई कैसे कर सकते हैं इसकी। तो उसने सोचा कि चलो एक सांकेतिक मुद्रा, एक टोकन मुद्रा निकालते हैं। टोकन मुद्रा दैट मीन्स कि आज का 500 का नोट इक्वल्स टू 100 रुपीज़ का नोट। उसका मैं चांदी का मुद्रा और तांबे की मुद्रा को उन्होंने इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। कि भाई अगर आपके पास 1 किलो चांदी है तो अगर आप उसके बराबर ही तांबा भी 1 किलो रखते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगी। उन्होंने क्या, उसके पीछे विचार क्या था कि खुदाई में जो लग रहा है मेरा मैन पावर वो बचेगा, खुदाई में चांदी प्रॉपर निकल नहीं रही है वो बचेगा। अच्छा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब हुआ क्या कि काला बाजारी शुरू हो गई। अच्छा, अब घर घर में जो है वो मुद्राएं बनने लगी। तांबा आसान था, लोगों ने लिया, पिघलाया और टकसाल ढालने शुरू कर दिए। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा मतलब जो लोग अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। उन्होंने चांदी को होल्ड करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया, और तांबे को जो है मार्केट में सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उनको तो मालूम था कि चांदी चांदी है, तांबा तांबा है भाई, कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा उनका निर्णय रहा कि जिससे उनकी हुआ क्या, रिश्वतखोरी बढ़ गई, घूसखोरी बढ़ गई, तमाम करप्शंस बढ़ गए, उसमें तमाम लोगों ने जमाखोरी करनी शुरू कर दी। तो पूरी उनकी एक अर्थव्यवस्था चरमरा गई उस समय की। तो इसको बहुत बड़ा उनका एक डंप निर्णय बोला जाता है। इतिहास में कई ऐसे चरित्र जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और आप तक उनकी कहानियां, किस्से और उससे मिले सबक और सीख आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिरी सवाल में इसी तरह से इस चर्चा को अंत करना चाहूंगी कि आज के दौर में मोहम्मद बिन तुगलक से अगर हमें कुछ सीखना है, उनके चरित्र से कुछ सीखना है, तो क्या सीख सकते हैं? सीखना है तो एक ही चीज़ सीख सकते हैं उनसे कि आप कभी भी निर्णय जब आपको लेना हो तो अपने सर्कमस्टेंसेस को देखिए, क्या निर्णय को हम कितना सफल कर सकते हैं वो देखिए, किस समय में हम क्या निर्णय ले सकते हैं वो देखिए, और निर्णय का एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो देखिए। ये अगर आपने नहीं किया तो आप कितना हो लिटरेट हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि निर्णय आप कैसे सफल कर पाएंगे। एक घटना मुझे याद आती है, जब तुगलक दिल्ली में ही थे तो उन्होंने सोचा कि चलो कब तक हम लोग बच रहे हैं, कहीं कहीं किसी देश उस पर आक्रमण वगैरह करते हैं और किसी को जीतते वगैरह हैं। तो उनके जो सलाहकार थे बोले साहब तो बहुत बड़ी फौज की जरूरत पड़ेगी उसके लिए, कहीं अगर आक्रमण करना होगा तो बोले ठीक है हम इराक पे आक्रमण कर देते हैं, चलो। बोले ठीक है साहब चलो कर देते हैं आक्रमण इराक पे। अब इसके लिए उन्होंने 3 लाख सैनिक तैयार किए। 3 लाख सैनिकों को बोला कि भाई हम इराक पे आक्रमण करने जा रहे हैं और आप लोग एकदम तैयार रहना, हमेशा मिशन मोड में रहो। और 3 लाख सैनिकों को उसने जो क्या किया, 12 महीने का वेतन एडवांस दे दिया कि भाई घर और जाना नहीं है, घर और फोन करके बोल दो कि आना नहीं मुझे अभी है, 12 महीने में अभी मिशन मोड में हूँ। सब ऐसा हो गया। हम सैनिक तैयार, 3 लाख सैनिक तैयार, उनको वेतन मिल गया था, काम खत्म था उनका। और वेट कर रहे हैं कब सुल्तान कब आदेश देंगे हमको आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए, युद्ध करने के लिए। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता, 8 महीना बीता, सब एकदम तैयार। अब चूँकि सैनिक लड़ने के लिए बने हैं, उनको ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि वो लड़ें जाके बॉर्डर पे। अब सारे सैनिक जो है वो घूमने लगे कि भाई तो युद्ध हो नहीं रहा है, हम लोग फालतू में मिशन मोड में हमेशा रोज़ हम लोग हथियार लेके खड़े रहते हैं कि अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। लेते करते करते जो है 11 महीने बीत गए। अब सैनिकों के घर से भी तमाम आने लगा फ़ोन वगैरह, फ़ोन तो खैर उसमें नहीं था, संदेश वगैरह आने लगा कि भाई कहाँ हैं आप लोग, हैं कब वापस आ रहे हैं। तो अब ये बात खिलजी को मालूम चली, ये कहानी हो रही है, सॉरी खिलजी नहीं, तुगलक को मालूम चली। तो ये कहानी हो रही है। तुगलक ने क्या किया, इराक से संधि कर ली, युद्ध के लिए 10 महीने में तैयार करवाया सैनिकों को, और जाके चुपचाप इराक से उसने संधि कर ली। अब ये बात जब उसके सैनिकों को मालूम चला तो सैनिकों में हो गया विद्रोह
ये क्या तमाशा है भाई? हमको आप तैयार करते हो युद्ध के लिए, और जाकर जब आप वहाँ से जो है संधि करके चले आते हो। अब विद्रोह हो गया, ये बात तुगलक को मालूम चला कि तो विद्रोह हो गया यार। बोला अच्छा ठीक है, हमसे तुम लोग वो करते हो, बस सान पट्टी कर रहे हो, रुको मैं बताता हूँ। उसने क्या किया कि सैनिकों को बोला ठीक है, आप लोगों को युद्ध करना है, युद्ध करके मैं आपको भेजता हूँ। उसने क्या किया, अपने सैनिकों को हिमालय के उस पार बोला कि आप लोग हिमालय के उस पार जाओ और जो राज्य मिले जीत के आओ। अब 1 साल से सेना 10 में से खड़ी है, उसको वैसे ही जंग लग गई सेना पे, और ठंडी के मौसम में आप उसको बोल रहे हो कि हिमालय पार करो और जाओ जीत के आओ वहाँ से। क्योंकि उसको सेना को सबक सिखाना था, उनकी सेना में विद्रोह हो गया था, तो उसने सेना को जो है हिमालय के पार भेज दिया। अब हिमालय के पार को जाए कैसे, सारे लोग, मैक्सिमम लोग वहीं, सेना उसकी जो है वहीं पे मर खप गई। तो इस तरह के निर्णय उसके रहे हैं, विवादित निर्णय रहे हैं, जिसकी वजह से उसको कहा जाता है कि पढ़ा लिखा मूर्ख राजा कोई था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। जी। तो कई सबक मिलते हैं हमें इतिहास से। जब स्कूल में हमें इतिहास पढ़ाया जाता था तो हमें बहुत बोरिंग लगता था। हम में से शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसे हिस्ट्री का सब्जेक्ट पसंद हो, जिसे हिस्ट्री के बारे में जानना पसंद हो। हमेशा ऐसा लगता था कि ये तो हो चुका है, इसे जान के क्या मतलब है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें समझ आता है कि इतिहास के बारे में, हमारे भारत में जो चीज़ें हुई उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी बुरी हर चीज़ हमें सीखने मिलती है, हर पहलू हमें जानने मिलते हैं और समझ आता है कि हमें ज़िंदगी में अब किस तरह के निर्णय लेने हैं, किस तरह का इंसान बनना है। तो यही हमारी सोच है। VNM TV के ज़रिए हम इस शो के ज़रिए आप तक यही बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी आपका सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिर एक बार लौटेंगे इतिहास के इन्हीं पहलुओं को लेकर एक और चरित्र के साथ। तब तक देखते रहिए VNM TV।